हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. First I'll read the section itself. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge a liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety. The person is in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ऑलराइट, सबसे पहले है श्योरिटी, एंड देन कम्स प्रिंसिपल डेटर, एनाथलास क्रेडिटर। तो ये 3 लोगों का यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। इसको हम देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ ट्राइपार्टाइल अग्रीमेंट इन इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज, द क्रेडिटर, द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी. In this contract, the surety agrees to be responsible for the debt or obligation of the principal debtor in case the debtor fails to fulfill their obligation to the creditor. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो श्योरिटी है, ये भाई साहब जो है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं. जो श्योरिटी है ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो कि मेन इंसान है जिसको कोई डेट या ऑब्लिगेशन उसको फुलफ़िल करना है, ये श्योरिटी बीच में आकर ये कह रहा है कि जो चीफ, जो मेन क्रेडिटर है, शायद जिसके पास वो फुलफ़िल करना चाहिए, जब ये प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाते हैं उस समय में इनका एंट्री उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होता है. ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़ लाइक. इन केस ऑफ द डेटर फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू द क्रेडिटर, द श्योरिटीज ऑब्लिगेशन इज सेकेंडरी टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मीनिंग द क्रेडिटर मस्ट फर्स्ट डिमांड पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर बिफोर सीकिंग पेमेंट फ्रॉम श्योरिटी. यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर में ये देखते हैं ना, ये 3 लोग इंडिविजुअल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक 3 पार्टीज ले लेते हैं. दिस नंबर 1 इंडिविजुअल इज़ श्योरिटी. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 लोगों को हम यहाँ पे रखते हैं पास में. सो 1 कैन बिकम द क्रेडिटर एंड 1 कैन बिकम द प्रिंसिपल डेटर. ओके, श्योरिटी एक साइड में. क्या हो रहा है, इन 2 इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ तो भी ट्रांजैक्शन या कुछ ना कुछ प्रॉमिस या कुछ हुआ है. ओके, अभी ये जो क्रेडिटर है, ये तो जो भी वो देना चाहते हैं अपने तरफ से, मे बी इट कैन बी मनी, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ 1 लाख अमाउंट हो सकता है, या फिर उस उतने वैल्यू का कोई समथिंग प्रोडक्ट या कुछ यूज़ केस, कुछ वैल्यू का उन्होंने प्रिंसिपल डेटर को दिया है. बट अभी इनका एक ये भी है कि इट्स अ बिग अमाउंट है ना, और ये काफ़ी वैल्यूबल है, तो इनको एक ऐसा है ना अश्योरेंस चाहिए कि बाबा मेरा पैसा या मेरा जो वैल्यूबल ऑब्जेक्ट है ये सेफ़ रहना चाहिए. तो इस समय में यहाँ पर एक थर्ड इंडिविजुअल आ रहा है, दैट इज़ दिस श्योरिटी. द श्योरिटी कौन है, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. समझिए मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, और किसको हम ले लेते हैं, कोई बड़ा इंसान, जो शाहरुख खान. ऑल राइट. ओके, तो मैं जो हूँ, मेरे पास में 1 लाख का एक लैपटॉप है. ओके, सो मेरा जो फ्रेंड है, जो प्रिंसिपल डेटर है, वो पूछता है कि मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत है, मुझे दे दो, या फिर मैं उसको यूज़ करके कुछ दिन में दूंगा. अब मुझे तो देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दे दूँ, बट मुझे गारंटी चाहिए, या फिर मुझे एक अश्योरेंस चाहिए कि मेरा ये जो वैल्यूबल थिंग है ये मेरे पास सुरक्षित पहुंच जाए, और अगर कुछ लॉस भी हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस समय में अगर
मैं प्रिंसिपल डेटर मतलब मेरा दोस्त भाग गया तो मेरे पैसे तो डूब गए, मेरा वैल्यूबल ऑब्जेक्ट तो चला गया काम से, डिवाइस तो चला गया। उस समय में हम द श्योरिटी है शाहरुख खान, उनको हम बीच में लेके आ रहे हैं। सो ये कब एक्टिव होता है? जब प्रिंसिपल डेटर, ये जो इंसान है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये इंसान जब पे कर नहीं पाते हैं, ओके, फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू द क्रेडिटर। मेरा जो तब मेरा ऊपर में जो ऑन टाइम जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि इस समय में मुझे ये वापस चाहिए, उस समय में वो फेल हो जाते हैं। एट द टाइम श्योरिटी पिक्चर में आ जाते हैं और मैं डायरेक्ट श्योरिटी को जाके पूछूंगा कि अरे ये तो भाग गया, तुम मेरा बदले में पैसे दो या फिर मेरा उस वैल्यूबल चीज़ मुझे वापस करो। सो यहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। लेट्स सी द नेचर एंड स्कोप of contract of guarantee. So first is tripartite agreement. The contract of guarantee involves 3 parties: the creditor, the principal debtor, the surety. This makes a tripartite agreement. The secondary liability, okay, in section number 128, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. So जो liability है श्योरिटी, ये जो व्यक्ति है जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर आके बोल रहा है कि ये इंसान भाग जाए या इंसान जब फुलफिल नहीं कर पाए जो भी वैल्यू है, जो भी अमाउंट है पे करने, तो मैं आकर इसको पे ऑफ कर दूंगा। तो ये जो श्योरिटी इंसान है ये फर्स्ट लायबल पर्सन नहीं है। फर्स्ट लायबल तो प्रिंसिपल डेटर ही रहेगा, मतलब जिसने असली में कर्जा लेकर रखा होगा या असली में जिसने क्रेडिटर के साथ में जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन जब वो फेल हो जाता है तब ये थर्ड पर्सन पिक्चर में आता है। सो दैट मीन्स ही इज़ द सेकेंडरी लायबिलिटी होल्डर। ओके, देन हम देखते हैं सेकेंडरी लायबिलिटी, ये हम डिस्कस करते हैं इन सेक्शन 128, ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर जो श्योरिटी है उनका लायबिलिटी ये फर्स्ट लायबिलिटी नहीं है, या प्राइमरी लायबिलिटी नहीं, ये सेकेंडरी लायबिलिटी है। इसका मतलब है जो टाइमिंग रहेगा इनका कि ये कब एक्चुअल में लायबल बनेंगे, वो उस टाइम है जब प्रिंसिपल डेटर फेल्स, उस टाइम में ये एक्टिव हो जाएंगे। ओके, दिस इज़ नॉट 5, दिस इज सेक्शन 128 और राइट टी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129। सेक्शन 129 इसमें क्या बोल रहा है? कंटिन्यूइंग गारंटी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारा इसमें लिखा। ऑल राइट, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स to a series of transaction is called a continuing guarantee। तो इसमें से हम ये 2 चीज़ देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड है, उसने लेके भाग गया और शाहरुख खान जी जो है, जो हमारे श्योरिटी है, वो इधर 2 वेज से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंटिन्यूइंग गारंटी के अकॉर्डिंग हमको 2 ट्रांजैक्शन यहाँ समझ में। नंबर 1 एक है कि सिंगल ट्रांजैक्शन, या तो सिंगल ट्रांजैक्शन में पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स क्रेडिटर, उसको फुलफ़िल कर सकते, या तो कंटिन्यूइंग में क्या आ रहा है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इफ़ फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पर कौन सा अमाउंट बताया था? 1 लाख का अमाउंट बताया था। तो ये सिंगल ट्रांजैक्शन में ये हो सकते हैं कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन 1 शॉट में हो सकता है, या फिर सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि खाली 10,000 दे रहे हैं फॉर 10 मंथ्स। सो वो भी कितना हो जा रहा है? 1 लाख।
सो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, वो जब तक वो अमाउंट फुलफिल नहीं होता जो गारंटी में मेंशन किया हुआ, जब तक वो वैल्यू कंप्लीट नहीं होते तो वो तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा वो गारंटी. नाउ वी विल सी द रेवोकेशन ऑफ गारंटी विच इज़ मेंशन इन सेक्शन 130. रेवोकेशन का मतलब क्या है? जब वो एंड हो जाए, द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर. तो इसमें रेवोकेशन को एक सिंप्लीफाइड वे में, द श्योरिटी में रिवोक द गारंटी एट एनी टाइम बिफोर द एक्चुअल डिफॉल्ट of the principal debtor. However, once the principal debtor defaults, the surety's liability becomes fixed. So जो श्योरिटी है, मतलब जिस हमारे केस में जो शाहरुख खान जी है, वो रिवोक कर सकते कि मैं इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं नहीं आना चाहता हूँ. वो कब दे सकते हैं? वो तब तक दे सकते हैं जब तक जो प्रिंसिपल डेटर है उन्होंने वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया. अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब वो फेल हो जाते हैं पे करने के लिए जो भी ऑब्लिगेशन, तब जाके श्योरिटी नहीं बोल सकता अरे मेरे को भी बाहर जाना है, मैं तो इस सीन में हुई नहीं. ऐसा नहीं हो सकता है. ओके, इन सेक्शन 130 रेवोकेशन ऑफ गारंटी इज डिस्कस्ड. ठीक है, तो अगर सीरियस बात है यहाँ पर, तो इसका मतलब है हमको अब देखना पड़ेगा कि तो फिर श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है ना. जबकि यहाँ पर रिवोकेशन की बात जब आ रही है तो उसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर हम देखते हैं इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर 2 illustrations, हम वो पढ़ते हैं. A, in consideration of B's discounting at as requests bills of exchange for C guarantees to B for 12 months the due payment of all such bills to the extent of 5,000 rupees. B discounts bills for C to the extent of 2,000 rupees. Afterwards, at the end of 3 months, A revokes the guarantee. This revocation discharges A from all liability to B for any subsequent discount, but A is liable to B for the 2,000 rupees on default of C. और यहाँ पे और एक illustration है. A guarantees to B to the extent of 10,000 rupees and C shall pay all the bills that B shall draw upon him. B draws upon C. C accepts a bill. A gives notice of revocation. C dishonors the bill at maturity. A is liable upon his guarantee. तो यहाँ पर श्योरिटी रिवोक कर सकता है. ओके, एट एनी टाइम बी रिवोक्ड एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर. श्योरिटी पहले बोल देगा कि मैं इसके आगे नहीं कर सकता हूँ, तो वो डिस्कस हो जाता है इन सेक्शन 130. सो अभी हम तुरंत जो राइट्स है वो देख लेते हैं. राइट्स ऑफ श्योरिटी. कौन से राइट्स है? आई जस्ट लिस्टेड डाउन. फर्स्ट राइट है राइट टू सिक्योरिटीज़ इन सेक्शन 140. यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट्स राइट टू सिक्योरिटीज़, that is first right. Then section 141, इसको मैं रीड भी करते चलता हूँ. सुनो. राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस. सो 140 में है, वेयर अ गारंटी डेट हैज़ बिकम ड्यू
or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment of performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. तो यहाँ पर राइट टू सिक्योरिटीज़ की बात आ जाती है. The surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time of entering into the contract of guarantee. This means that if the creditor holds any security from the principal debtor, such as a mortgage or pledge, the surety is entitled to the same benefit from that security. So this is number one, right to securities. अब नंबर 2 कौन सा है? राइट टू सब्रोगेशन. सेक्शन 141 में राइट टू सब्रोगेशन 141 पढ़ लेते हैं. A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of value of the security. So यहाँ पे discharge की भी एक बात आ गई है, उसको भी हम जो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के जितने भी सेक्शंस बताए गए उसमें हम अगेन विल कवर दैट. बट हियर इन द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम ये देख सकते कि Section 141 grants the surety the right of subrogation, which means that once the surety has paid the creditor, he is entitled to all the rights and remedies that the creditor had against the principal debtor in relation to the debt. This right allows the surety to step into the shoes of the creditor and recover the amount paid from principal debtor. ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर से अब श्योरिटी मतलब मेरे फ्रेंड से शाहरुख जी है, वो अपना कॉम्पनसेशन निकाल सकते हैं. नंबर 3, श्योरिटीज राइट टू इंडेमनिटी. सेक्शन 142, एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction is invalid. यहाँ पे misrepresentation की बात आ जाती है. So the surety is entitled to recover from the principal debtor any sum paid by the surety under the contract of guarantee, including all costs, damages and expenses. This right ensures that the surety is not left out of pocket due to fulfilling their obligation under the contract of guarantee. So section 142 क्या बता रहा है? Surety right to indemnity. Okay, 142, and by concealment invalid. Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. Co-sureties in a contract, this means okay. So 143 क्या बोल रहा है? Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. तो ऐसा कोई भी चीज़ जो छुपाया गया है श्योरिटी से. So this means that if one surety pays more than their share of the debt, they can recover the excess amount from the other co-sureties. Okay, so this comes under sureties
नहीं, वो तो about 152 हो गया. This means that if one co-surety pays more than their share, then they can recover the excess amount from the other co-sureties. Right to contribution. इसका अगर हम टाइटल देखते हैं इन द एक्ट इटसेल्फ, दैट इज गारंटी obtained by concealment invalid, ये उसका टाइटल है इन द एक्ट. So this is just a statement which is not so explaining about the exact section here. And even this, the right to indemnity, ये भी उतना accurate sentence नहीं है, but the more accurate one is guarantee obtained by misrepresentation invalid. दो इनवैलिड जो सिचुएशंस है या कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ गारंटी, वो यहाँ पर इन 42 एंड 43 डिस्क्लोज किया हुआ है. ओके, नाउ विल सी discharge of surety. Let's read section 133, discharge of surety by variance in terms of contract. तो कौन से चीज़ें हैं जिससे जो श्योरिटी है डिस्चार्ज ले सकता है. Charge of surety. Let's see one by one. First is mentioned in section 133, that is discharge of surety by variance in term of contract. Any variance made without the surety's consent in the term of the contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as through transaction subsequent to the variance. समझिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में अगर बीच में ही अचानक से कुछ नया वेरिएशंस लेकर आ गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव आए हैं, उस टाइम में श्योरिटी कैन टेक द डिस्चार्ज, वो बाहर हो जाएंगे. नाउ विल सी नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. तो ये सेकेंड टाइप ऑफ जो डिस्चार्ज है विच इज़ मेंशन इन सेक्शन 134. इस सेक्शन को भी हम पढ़ लेते हैं. द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. This means that if the creditor releases or discharges the principal debtor from their obligation without the surety's consent, the surety is no longer liable.
सो समझिए, अगर जो क्रेडिटर है उन्होंने ही अगर रिलीज़ दे देते हैं जो प्रिंसिपल डेटर को है, तो उससे श्योरिटी बिल्कुल लायबल नहीं रहेगा। उसके आगे कोई भी चीज़ों, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं है। इफ़ रिलीज्ड और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने बोल दिया है कि मैंने मेरे दोस्त को बोला चल ठीक है माफ़ कर दिया, चल छोड़, तो उसके बाद में मैं जाके श्योरिटी से उसका रिकवर नहीं लूँगा। ओके, सो टाइटल विल बी डिस्चार्ज of surety by release or discharge of प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल डेटर को अगर मैं रिलीज़ कर दे रहा हूँ तो फिर श्योरिटी तो ऑब्वियसली वो बाहर आ ही जाएगा। देन नेक्स्ट, discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue principal debtor। ये टाइटल है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ composition with or promises to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assents to such contract। इसमें क्या लिखा है? दिस मीन्स दैट इफ द क्रेडिटर्स एक्शंस और ओमिशंस हिंडर्स द श्योरिटीज एबिलिटी टू रिकवर द अमाउंट पेड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। तो इस सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है अगर द प्रिंसिपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर by which creditor makes composition और promises to give time, तो थोड़ा समय दे रहा है और बोल रहा है कि मैं तुमको स्यू नहीं करूँगा जो प्रिंसिपल डेटर को, उस टाइम पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, तो दिस इज इन सेक्शन 135, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर compounds with and gives time to or agrees not to sue principal debtor। ठीक है, देन विल कम टू डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसमें क्या है? दिस फोर्थ सेक्शन 139 में यह है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी of Creditors Act or omission, स्पेलिंग गलत हो गया, impairing sureties eventual remedy। Let's read. If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which is his duty to the surety requires him to do, the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged। यहाँ पर ये देखते हैं कि if the creditor's behavior suggests that they no longer intend to enforce their rights against the principal debtor, the surety is discharged from liability। So ऐसा इस सेक्शन में बताया गया कि इस वे में अगर
कोई क्रेडिटर कोई एक्ट करने से मतलब इफ़ ही ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज़ हिज ड्यूटी, जो उसे करना चाहिए था, टू द श्योरिटीज रिक्वायर्स हिम टू डू, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired. So इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से श्योरिटी का डिस्चार्ज हो सकता है ऑन द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। क्रेडिटर के एक्ट और ओमिशन के बेस पे जो उसको ड्यूटी निभाना चाहिए ऑन श्योरिटी, वो जब नहीं करता है, वो फेल हो जाता है, उस टाइम में श्योरिटी को डिस्चार्ज हो जाता है। Then we'll come to surety's rights to benefit of creditor's security. So इस चीज़ को हम लोग उसके पहले भी पढ़े थे कि a surety is entitled, this is mentioned in section, so there is section 141. यहाँ पे rights के साथ में लास्ट लाइन में to benefit of creditor securities, सो यहाँ पे तो राइट्स तो बताया है, बट द लास्ट सेंटेंस ये हम पढ़ते हैं अभी। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जब वो गारंटी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे तो जितना भी राइट्स जो क्रेडिटर के पास में वो इनके पास में भी आ जाता है वंस दे पे all the dues and all the fulfillments. ठीक है, whether surety knows of the existence of such security or not, if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security. so यहाँ पर भी surety discharge हो सकता है on which condition? Whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the principal debtor loses, and if the creditor loses, or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent. यहाँ पे कुछ illustrations दिए हैं, उसको देखकर हम समझते हैं कि लास्ट वाला पढ़ के देखता हूँ मैं। A as surety for B. Okay, so हम जो illustration है in the section itself हम देखते हैं। So A is a surety for B. तो B कौन हो गया? principal debtor. Makes a bond jointly with B and C. So यहाँ पे C कौन हो गया है? creditor. सो इन दोनों के साथ में एक बॉन्ड बनाया है ए ने। ओके, टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम सी टू बी। तो जो बी है, ये जो प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर जो बी है वो सी से लोन ले रहे हैं। ओके, आफ्टरवर्ड्स सी ऑब्टेन्स फ्रॉम बी a further security for the same debt. Further security for the same debt. So C जो है, मतलब जो क्रेडिटर है, वो भाई साहब क्या कर रहे हैं? Obtains from B further security for the same debt. Same और एक सिक्योरिटी वो ऑब्टेन कर रहे हैं इसी बॉन्ड के लिए जो लोन लिया है। ठीक है, इसी बॉन्ड के लिए जो लोन लिया है उसके लिए वो और एक सिक्योरिटी जब वो ऑब्टेन कर रहे हैं, सो उस टाइम में सी गिव्स अप द फर्दर सिक्योरिटी। ए इज़ नॉट डिस्चार्ज्ड। ओके, इन दिस सिचुएशन में अगर सी ने और एक सिक्योरिटी लिया और बाद में उसको छोड़ दिया तो ए डिस्चार्ज नहीं हुआ है। सो ये एक एग्जांपल है जो कि नंबर सी में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है।
हम ए कब डिस्चार्ज हो रहा है वो वाला एग्जांपल देखते हैं। वो सेक्शन 141 के इलस्ट्रेशन बी में दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी दैट। सी अ क्रेडिटर who advanced to B is secured by a decree, receives also a guarantee for that advance from A. C afterwards takes B's goods in execution under the decree, and then without the knowledge of A withdraws the execution. A is discharged. Okay, so यहाँ पे C क्रेडिटर है, B प्रिंसिपल डेटर है, एंड A इज श्योरिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेडिटर एडवांस टू बी सिक्योर्ड बाय डिक्री, तो यहाँ पे एक डिक्री ली है इन्होंने, गारंटी फॉर द एडवांस फ्रॉम ए। सो श्योरिटी है, उससे एक एडवांस भी ऑप्ट हुआ है। ओके, सी आफ्टरवर्ड टेक्स बीज गुड्स इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिक्री एंड देन विदाउट द नॉलेज ऑफ ए विड्रॉज द एग्जीक्यूशन। सो जो ये जो क्रेडिटर है वो एक एग्जीक्यूशन ले लेते हैं, पर वो चीज़ के बारे में श्योरिटी को आइडिया नहीं है। तो जब ऐसा एग्जीक्यूशन लेकर वो विड्रॉ भी कर देते हैं बाद में, इस समय में श्योरिटी इज डिस्चार्ज। मेरे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, मेरे खुद को ये कंफ्यूजिंग रहा है, वो इसको हम 10 बार पढ़ेंगे फिर से और अपने को समझ में आ जाएगा। चलो इसको अपन फास्टली रैप अप कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। This is the last part of this session. थोड़ा और हिम्मत ला के सुन लो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सो यहाँ पे पहला है नंबर ऑफ पार्टीज़ इन्वॉल्व। सो इस साइड में मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉलो करते चलो। पहला है यहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं और गारंटी में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं। 2 पार्टीज़ कौन है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, ये है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में। 3 पार्टीज़ कौन कौन है, क्रेडिटर, डेटर और जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, गारंटर करके बोल सकते हैं। देन नंबर 2 जो डिफरेंस है, इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी के अंदर में प्राइमरी लाइबिलिटी है, जो इंडेमनीफायर है वो प्राइमरी लाइबल पर्सन बन जाता है, लेकिन जो श्योरिटी है इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी तो सेकेंडरी लाइबल पर्सन हो जाता है। लाइबल 2 पार्टी 3 पार्टी, राइट। अब ये ट्रिगर कब होता है ये इवेंट, व्हेन इंडेमनिटी में तो तब होता है जब इंडेमनिटी होल्डर कोई लॉस सफ़र करता है, उस टाइम में लॉस सफ़र्ड बाय इंडेमनीफाइड जो पर्सन है उससे, उसको जब लॉस सफ़र होता है उस टाइम पे वो इवेंट्स ट्रिगर हो जाता है कि इंडेमनीफायर उसको कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कब होता है कि प्रिंसिपल जो डेटर है, डेटर फेल्स टू फुलफिल any
जो भी उसको पे करना हो या कुछ उसको ऑब्लिगेशंस चुकाना हो, उस टाइम पे जब वो फेल हो जाता है तब श्योरिटी उस पार्ट में आ जा रहा है. What are the protections offered? So in indemnity, protections against loss आएगा, एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब फेल हो गया अगर टू फुलफिल एनी ऑब्लिगेशन, उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन मिलता है ऑब्लिगेशन. तो बेसिकली ये 4 डिफरेंस है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी.